नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? इसने अभी एक ऑर्डर दिया है फाइन का, फाइन लगाया है एक कंपनी पे। कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इस कंपनी पे 2 करोड़ का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसने उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है अंगुल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक नाला है वाटर चैनल, जैसे ये नाला है वाटर चैनल, यहां से पानी गुजरता है, ये कुरबा दहाली नाम का नाला है, उसका नेचुरल कोर्स चेंज कर दिया है। मतलब इसमें फैक्ट्री से निकलने वाला जो डिस्पोजल है यानी कि वेस्ट है, गंदगी है, वो इसमें जमा होती गई और इस नाले का जो चेंज है, जैसे यहाँ से इधर बहता था, चेंज हो गया कोर्स गंदगी की वजह से, गंदा हो गया नाला। इसकी वजह से इस पर फाइन लगाया है इस कंपनी पे। तो इशू क्या है? इशू यही है, एक कंप्लेंट की गई फाइल एनजीटी में, एनजीटी में फाइल की गई और एनजीटी ने इस कंपनी के खिलाफ कहा कि इसने असर्ब्ड किया है। असर्ब्ड का मतलब है अनाधिकरण किसी पे जब्त कर लेना, यानी कि किसी को अवैध रूप से किसी प्रॉपर्टी को किसी को जब्त कर लेना, अपना अधिकार जमा लेना। तो यहाँ पे नंदीरा नाम की एक रिवर है, नदी है अंगुल डिस्ट्रिक्ट में, उसको इसने असर्ब्ड कर लिया इस कंपनी ने, जिंदल स्टील वाली कंपनी ने। तो इसने यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट जो जनरेट होता है इस कंपनी से इसमें जमा कर दिया। इसकी वजह से रिवर गंदी हो गई है, ऑबिल्ट्रेट हो गई है, इसलिए इस पे 2 करोड़ का फाइन लगाया है। अब ये सारा प्रोसेस जानने के लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनजीटी क्या है। ये सालों साल न्यूज में रहती है और इससे कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। 2017-18 के प्रीलिम में क्वेश्चन देख सकते हो आप, और मेंस में तो देखो आपको लिखना ही पड़ेगा इसके बारे में जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए। एक एनजीटी बनाया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसको 18 अक्टूबर 2010 में बनाया। इसके लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, कानून बनाया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। ये एक्ट बना के इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि सांविधिक संस्था, हिंदी में बोलेंगे सांविधिक, यानी कि संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन इसके लिए नहीं है, बस इसके लिए एक्ट बना के इसको बना दिया, कानून बना के, इसलिए सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक और स्टैट्यूटरी मतलब सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस लिए बनाई है? इसलिए बनाई, देखो कोर्ट में क्या होता था पहले, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण पे कहीं पे मान लो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, रिवर को गंदा किया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, वहां पे डिस्पोजल वगैरह यानी कि वेस्ट वगैरह डिस्पोज किया जा रहा है वहां पे, या किसी और मोन्यूमेंट्स वगैरह को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे पर्यावरण से संबंधित केस कोर्ट में पेंडिंग बहुत पड़े रहते हैं, सालों तक, 10 सालों तक, क्योंकि कोर्ट में तो आपको पता है लाखों केस वैसे ही पेंडिंग पड़े हैं कितने सालों से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा भाई साहब ये पर्यावरण वाले जो केस है ना, ये सबके लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि सबको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा, अगर जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, डिसीज हो जाएंगी, सांस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएंगी। तो यही सोच के गवर्नमेंट ने ये बनाई, किस लिए? ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, हमारे फॉरेस्ट को, जंगलों को, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, इनके जो भी केसेज आते हैं उनको जल्दी से निपटाया जा सके इफेक्टिव मैनर में, एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियस का मतलब है जल्दी से, सून, जल्दी से निपटाया जा सके, डिस्पोज किया जा सके ऐसे केसेस को। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे केस कहाँ पे आते हैं? एनजीटी पे। कहीं आपके आसपास मान लो कोई फैक्ट्री सेटअप है, उससे ज़्यादा धुआं निकलता है, कार्बन इमिशन होता है, वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, तो आप एनजीटी में जाके फाइल कर सकते हो अपना केस, समझ रहे हो? तो ये केस लेती है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके रीजनल ऑफिस भी बने हुए हैं, जैसे एक भोपाल में, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई में, 4 रीजनल ऑफिस हैं, और हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये ट्राइब्यूनल देखो, जो प्रोसीजर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसके द्वारा बाउंड नहीं है, यानी कि दो नॉर्मल कोर्ट होते हैं ना, इसको मानते हैं, इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को। ये एक एक्ट बना हुआ है, एक तरह से कानून है, रूल्स है, नियम है, कानून है। ये कोई भी कोर्ट, सिविल कोर्ट होते हैं, इसको मानते हैं, इसमें जो भी लिखा हुआ है प्रोविजन। लेकिन एनजीटी इस पे, इसको कोई बाध्यकारी नहीं है इसको मानने के लिए, इसको नहीं मान सकती। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए बाउंडेड है, इसको जरूर मानती है, इसको मानना ही पड़ेगा एनजीटी को। नेचुरल जस्टिस है जो, इसके सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? ये ऐसे होता है, मान लो किसी जज के खिलाफ ही केस चल रहा है,
मान लो एनजीटी का कोई चेयरमैन है, उसी के खिलाफ केस है, तो वही उस केस को नहीं सुनेगा, यानी कि कोई दूसरा बंदा उस केस को डिस्पोज करेगा। और जिसके खिलाफ केस चल रहा है उसको भाई साहब प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उसको एविडेंस लाओ, आप अपने आप को साबित करो कि आपने नहीं किया, मतलब ये जो अपराध आप पे लगे हैं ये आपने नहीं किया, तो उसको पूरा टाइम दिया जाता है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसको फॉलो किया जाता है। जो एनजीटी है देखो, इसको ये मैंडेटरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ के विदिन 6 मंथ ये केस को डिस्पोज करना पड़ता है, यानी कि केस को सुलझाना पड़ता है, मान लो फाइनल डिसीजन देना पड़ता है एनजीटी को 6 महीने के अंदर अंदर। और इसमें देखो कोई इंडिविजुअल का केस नहीं जाता, जब कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तभी ये केस जाता है एनजीटी में। ऐसा नहीं है आपके घर के पड़ोसी आपको नुकसान कर रहे हैं, आपके घर में धुआं फैला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप एनजीटी में जाओगे, तब आप कोर्ट में जा सकते हो, नॉर्मल कोर्ट में, समझ रहे हो। तब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, पूरे गांव को नुकसान हो रहा है, पूरे शहर को, या बहुत सारे लोगों को, 100-150 लोगों को नुकसान हो रहा है, तो तब यहाँ पे एनजीटी में केस फाइल किया जा सकता है। इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता ये, सारे एज ए होल जब अफेक्टेड करे, प्रभावित करे लोगों को, और 6 महीने के अंदर अंदर इसको केस को सुलझाना पड़ता है। और जब एनजीटी ने फाइनल डिसीजन दे दिया तो विद इन 90 डेज आप इसके खिलाफ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हो केस, और सुप्रीम कोर्ट आपको और 90 डेज दे सकता है, इसके मतलब और 90 डेज ले सकता है। जैसे 90 डेज के अंदर आज केस सुनाया मान लो 30 नवंबर को, तो 90 डे मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में इसके केस के अगेंस्ट जा सकते हो, अगर एनजीटी के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, एनजीटी के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो केस। फिर सुप्रीम कोर्ट और 90 दिन ले सकती है इस मामले को सुनने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। जो एनजीटी है जब सेटअप किया था इंडिया ने 2010 में, तो इंडिया तीसरा कंट्री बन गया था पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई बॉडी सेटअप करने के लिए, इन्वायरमेंट के केस को सुलझाने के लिए, इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल बनाने के लिए। तो इससे पहले 2 कंट्री और थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन्होंने भी ऐसा ही इन्वायरमेंटल, पर्यावरण से संबंधित ट्राइब्यूनल बनाई कि जल्दी से केसेस का निपटारा किया जा सके, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरा कंट्री बना। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में फर्स्ट कंट्री है इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश है भाई साहब, और हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। अभी हम डेवलप करते जा रहे हैं, पूरे डेवलप नहीं हुए, और ये डेवलप कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में फर्स्ट कंट्री है, और ओवरऑल तीसरे नंबर पे इंडिया ने सेटअप किया। इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, कंपोजिशन क्या है इसकी, देखो इसमें जो सेक्शन, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब इसमें मेंबर कितने होने चाहिए, इसमें 40 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, 40 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, 40 से कम तो रख सकते हो आप, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं। 20 इसमें एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, और 20 होते हैं जुडिशल मेंबर। एक्सपर्ट मेंबर इन्वायरमेंट की रिलेटेड कोई नॉलेज हो, उसमें पर्यावरण से संबंधित कोई डिग्री की हो, पीएचडी की हो, मान लो उसने कोई डॉक्टरेट, या फिर उसने कोई काम किया हो पर्यावरण से रिलेटेड 5-6 साल, तब उसको अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर। और जुडिशल मेंबर मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, तब उसे इसका मेंबर बना सकते हैं एनजीटी का। जो चेयरमैन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, इसके मुखिया होते हैं भाई साहब, ये लगा लो, इसके चेयरमैन हेड होते हैं, वो भी जुडिशियल मेंबर होते हैं। कौन बन सकते हैं चेयरमैन, या तो देखो सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, फिलहाल उस पर सर्व कर रहे हो या रिटायर हो चुके हो, उसको बना सकते हैं चेयरमैन। या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सर्विंग या रिटायर्ड, उनको बनाया जा सकता है चेयरमैन। जो ये सिलेक्शन होता है मेंबर का, वो करती है एक सिलेक्शन कमेटी, एक कमेटी बैठती है, उसमें कुछ मेंबर होते हैं, और उस कमेटी के मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज। अभी मान लो कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसके हेड होंगे इस कमेटी के, और भी मेंबर होंगे, वो रिव्यू करेंगे किस किस मेंबर को इसका चेयरमैन बनाना है और मेंबर बनाना है, मतलब इसके मेंबर जो सिलेक्ट करते हैं ये कमेटी करती है कि किसको बनाना है इसका मेंबर। तो ये सिलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसके मेंबर को। जो जुडिशियल मेंबर होते हैं वो हाई कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, कोई भी एप्लीकेंट, मतलब एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें बनना है। जो एक्सपर्ट मेंबर होंगे वो देखो या तो एडिशनल सेक्रेटरी रह के काम किया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इस रैंक से बिलो नहीं होनी चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक से ऊपर होने चाहिए। जैसे आप आईएएस बनोगे तो प्रमोशन होता है ना आपका, डीएम बनोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जस्टिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उससे प्रमोट होकर आप एडिशनल सेक्रेटरी पे जाओगे, फिर सेक्रेटरी। तो ये एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे रैंक नहीं होनी चाहिए। किसी भी ब्यूरोक्रेट को अगर एक्सपर्ट की तरह हम मेंबर बनाएंगे इसमें, और अगर स्टेट में उसने काम किया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी से ऊंचा होता है पद। तो स्टेट में काम क्या हो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उससे ऊंचे पद पे होना चाहिए कोई ब्यूरोक्रेट, और कम से कम 5 साल उसने इन्वायरमेंटल मैटर में एक्सपीरियंस हो, उसको पर्यावरण के मैटर में कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो, या फिर उसने कोई डॉक्टरेट की डिग्री की हो यानी कि पीएचडी वगैरह की हो इन्वायरमेंट में, तब उसको बना सकते हैं इसका मेंबर। तो यही था इसमें।